फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ बैंक्स इन इंडिया कि हमारे देश में बैंक्स कैसे स्टार्ट हुए, पहला बैंक कौन सा था और आज क्या सिचुएशंस है। ठीक है, तो देखो हमारे देश में पहला बैंक था इंडिया का बैंक ऑफ हिंदुस्तान, और जो कब आया था 1770 में। ठीक है, दूसरा बैंक हमारे देश का था जनरल बैंक ऑफ इंडिया, जो आया था 1786 में। और हमारे देश का सबसे पुराना ज्वाइंट स्टॉक बैंक पूछे तो वो था हमारा इलाहाबाद बैंक, जो हमारा आया था 1865 ईस्वी में। पहला इंडियन बैंक कौन सा है हमारे देश का? पंजाब नेशनल बैंक है, जो 1894 में बना था, मतलब 1894 में एस्टेब्लिश हुआ था और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। लेकिन जब ये बना था तब इसका जो हेडक्वार्टर था वो लाहौर में था। ठीक है, बाद में ये 1947 में दिल्ली में शिफ्ट हो गया। फर्स्ट कॉमर्शियल बैंक कौन सा है हमारे देश का? अवध कॉमर्शियल बैंक, जो 1881 में बना था। ठीक है, और फर्स्ट स्वदेशी बैंक कौन सा है? स्वदेशी मतलब हमारे देश का जो बैंक है, जिसकी जो मैनेजमेंट वगैरह है वो हमारे देश के लोगों के द्वारा की जाए, तो वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो 1911 में 1911 में बना था। और पहला बैंक जिसने अपनी ब्रांच ओवरसीज ब्रांच स्टार्ट की, ओवरसीज का मतलब होता है अदर कंट्री में, ठीक है, मतलब दूसरे देश में, तो वो था हमारा बैंक ऑफ इंडिया, जो 1906 में बना था। और इसने लंदन में अपनी ब्रांच खोली थी 1946 में। और फिर उसके बाद आया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश में, कितने में? 1919 में। अब बात आती है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। देखो कोई भी देश है उसमें जो बैंकिंग सिस्टम है उसको मैनेज करने के लिए बैंकों की ज़रूरत होती है, जो एक मेन है। जैसे आज के टाइम में हमारे पास आरबीआई है, जो हमारे पूरे बैंकिंग सिस्टम को मैनेज करके चलता है। लेकिन पहले क्या था, बैंक मतलब आरबीआई नहीं था, तो उस टाइम पे ये सारा काम करता था हमारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो एक प्राइवेट बैंक था और सेंट्रलाइज था। तो ये बैंक बना था हमारा 1921 में। कैसे बना कि हमारे 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे, इनको मर्ज करके हमारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था। कौन कौन से थे ये बैंक? बैंक ऑफ बंगाल 1809 में, बैंक ऑफ बॉम्बे जो 1840 में एस्टेब्लिश हुआ था, और बैंक ऑफ मद्रास जो 1843 में एस्टेब्लिश हुआ था। इन तीनों बैंकों को मर्ज करके हमारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था। जो हमारा बैंक ऑफ बंगाल था ना, पहले इसको बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से जाना जाता था, जो 1806 में बना था। बाद में 1809 में इसका नाम बैंक ऑफ बंगाल हो गया था। फिर बात आती है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, हमने पढ़ा प्राइवेट बैंक होता है और एक सेंट्रलाइज बैंक था। फिर जो ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था ना, इसको ख़त्म करके इसकी जगह पे हमारा बन गया एसबीआई, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो 1 जुलाई 1955 को बना था। हमने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो एक प्राइवेट बैंक था उसको हमने नेशनलाइज कर दिया था। उसके बाद हमारा एसबीआई बना, और एसबीआई का हमारा हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, और जो एसबीआई है उसको बनाने की रिकमेंडेशन दी थी हमारी एडी गोरेवाला कमेटी ने, कि हमारे देश में जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है उसको हमें चेंज कर दे, मतलब उसकी जगह हमें किसे बना देना चाहिए? एसबीआई को बना देना चाहिए। या आप बोल सकते हो जो ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट गारंटी सर्वे कमेटी, इसकी रिकमेंडेशन भी बोल सकते हो। वैसे मेन तो एडी गोरेवाला कमेटी है, जिसकी रिकमेंडेशन पे हमारा एसबीआई बना था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की जगह पे। ठीक है, बात आती है आरबीआई के एस्टेब्लिशमेंट की। तो कहता है कि जो हमारा 1921 का पीरियड था उसमें ना हिल्टन यंग कमेटी को बनाया गया, इसको जिसको हम रॉयल कमीशन भी बोल सकते हैं। क्यों बनाया गया था? ताकि इससे सजेशंस वगैरह मांगे जा सके। किसके रिगार्डिंग? कि जो हमारे देश में मैनेजमेंट है बैंकों की, उसके रिगार्डिंग। क्योंकि जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था वो एक प्राइवेट बैंक था। ठीक है, तो कहता है कि उससे हमने क्या मांगे? सजेशंस। उसके लिए उस कमेटी को बनाया। इस कमेटी ने 1926 में अपनी रिपोर्ट दी, और इसमें ये बोला गया इसके द्वारा कि एक सेंट्रल बैंक को बनाया जाए, जो हमारे जितने भी बैंक वगैरह उनको मैनेज करके चलेगा। तो इसके लिए 1934 में आरबीआई एक्ट पास हुआ, जिसके अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को हमारे आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट हो गई। जब आरबीआई बना था ना, तब वो एक प्राइवेट बैंक था। ठीक है, लेकिन 1 जून 1949 को क्या कर दिया गया? इसको नेशनलाइज कर दिया गया, मतलब
गवर्नमेंट के अंडर आ गया, कि जो भी इसकी ओनरशिप थी वो किसके पास आ गई, गवर्नमेंट के पास। और 1949 में ही बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास हुआ, ताकि जितने भी बैंक्स वगैरह उनको मैनेज वगैरह किया जा सके, उनसे रिलेटेड रूल्स वगैरह बनाए जा सके। तो बात आती है आरबीआई की। जब आरबीआई बना था ना 1935 में, तो इसकी कैपिटल थी 5 करोड़, और जब ये बना था तब इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था, जिसको 1937 में मतलब 2 साल बाद मुंबई शिफ्ट कर दिया गया, जिसको पहले बॉम्बे भी बोलते थे। और जो आरबीआई है उसने सिर्फ हमारे इंडिया का वो सेंट्रल बैंक नहीं रहा, बल्कि वो और भी बैंकों का मतलब और भी कंट्रीज का सेंट्रल बैंक रहा है, लाइक म्यांमार का, जिसे बर्मा भी बोलते हैं, पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान का 1948 तक रहा था, और म्यांमार का 1947 में अप्रैल तक रहा था। जो आरबीआई होता है उसका जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, और आरबीआई के 27 रीजनल ऑफिसेज और 4 सब ऑफिसेज हैं। और जो आरबीआई है उसके जो मेंबर्स हैं, मतलब उसके बोर्ड में, वो 21 है टोटल, जिसमें एक तो गवर्नर होता है जो हमारे कौन है, शक्तिकांत दास, 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री से होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 10 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेंबर्स होते हैं, और 4 लोकल बोर्ड्स के डायरेक्टर बोलते हैं, जोनल ऑफिसेज होते हैं, जो हमारे कहाँ पे हैं आरबीआई के, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। जब हमारा आरबीआई बना तो इसके पहले गवर्नर थे सर ओसबोर्न स्मिथ, और दूसरे गवर्नर बने जेम्स टेलर। लेकिन अगर पूछे इंडिया के गवर्नर, मतलब इंडिया का जो पर्सन था, वो थे हमारे सीडी देशमुख। 4th गवर्नर थे बंगाल रामा राव, और इनका टेन्योर भी दिखा रखा है कि ओसबोर्न स्मिथ 1935 से 1937 तक रहे, जेम्स टेलर 1937 से 43 तक, सीडी देशमुख 1943 से 1949 तक, और बंगाल रामा राव 49 से 57 तक। जो आरबीआई बन गया था, फिर हमने बताया था कि जो हमारा इंपीरियल बैंक था उसकी जगह पे एसबीआई बना था। तो कहता है कि हमारे देश में क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा नेशनलाइजेशन किया गया बैंकों का, ठीक है, अलग अलग जो एरियाज थे रूरल वगैरह, उनमें बैंकों को प्रमोट किया गया। तो इसके लिए कहता है कि 2 बार नेशनलाइजेशन हुआ था। एक बार तो हुआ था 19 जुलाई 1949 को, जिसके अंतर्गत 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया, मतलब प्राइवेट से उनको गवर्नमेंट की ओनरशिप के अंतर्गत लाया गया। ये बैंक वो बैंक थे जिनकी कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज़्यादा थी। दूसरी बार नेशनलाइजेशन फिर से हुआ 15 अप्रैल 1980 को। इस टाइम 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ जिनकी कैपिटल 200 करोड़ या उससे ज़्यादा थी। इस तरीके से टोटल 20 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। एट प्रेजेंट अभी सिर्फ टोटल 12 बैंक ही बचे हैं जो मतलब नेशनलाइज हैं, जिसमें 6 मर्ज और 6 इंडिपेंडेंट पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, क्योंकि अलग अलग बैंक मर्ज हो गए एक दूसरे में, ठीक है, कुछ बंद हो गए इस टाइप से। तो हमने पढ़ा था कि जो हमारा आरबीआई होता है उसमें 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, तो वो हमारे हैं श्री महेश कुमार जैन या MK जैन, श्री टी रविशंकर, डॉक्टर मिश्चल देव पात्रा और M राजेश्वर राव, और गवर्नर है शक्तिकांत दास। ये हमारे 26th गवर्नर भी है, मतलब 25th भी थे, अब दोबारा से ही नहीं कोई अपॉइंट किया गया 26th गवर्नर के रूप में। जो हमारा आरबीआई होता है वो क्या क्या काम करता है, तो देखो वो करेंसी को इशू करता है, मतलब हमारे देश में जितना भी पैसा होता है, जो भी करेंसी मूव होती है, वो किसके द्वारा इशू की जाती है, आरबीआई के द्वारा। ये बैंकर होता है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट की भी हेल्प करता है, उन्हें फंड वगैरह प्रोवाइड करवाना। बैंकर होता है बैंकों के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता है, जो देश में क्रेडिट वगैरह होता है ना, मतलब जो भी पैसे का फ्लो वगैरह है उसको कंट्रोल करके चलता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट की तरह काम करता है। कैसे लगा लो, बैंकों को किसी टाइम इमरजेंसी में अगर पैसे की जरूरत पड़े ना, तो उस टाइम पे उनके लिए लास्ट लेंडर आरबीआई होता है, आरबीआई से वो हेल्प ले सकते हैं। बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, मतलब इस तरह से आरबीआई बहुत सारे हमारे देश में फंक्शंस को करता है। तो हमने पढ़ा था कि ये मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता है, तो हम पढ़ते हैं पहले मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी थी ना हमारे देश में, वो 29 सितंबर 2016 में बनाई गई थी, सेक्शन 45ZB के अंतर्गत। जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे आई थी, हमारी उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन पे 2016 में। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है उसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और 3 आरबीआई के। इसमें कौन कौन है, शक्तिकांत दास, मिशेल देवपत्रा, मर्दुल सागर, आसिमा गोयल, स्कांशा भिड़े, जयंता वर्मा, और इनका टेन्योर होता है 4 साल का।
जो मॉनेटरी पॉलिसी है ना वो हमारी बाई मंथली टाइप है, मतलब 2 महीने में एक बार होती है। तो एक टाइप से कहते तो साल में 6 बार, इमरजेंसी में इससे ज़्यादा बार भी हो सकती है लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो करता क्या, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो ये हमारे देश में जो पैसे का फ्लो वगैरह है उसको कंट्रोल करता है। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की जो भी सिचुएशंस वगैरह होती हैं उनको मेंटेन करके चलता है। एक टाइप से कहें तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के काम आता है, ठीक है। तो अगर देखें तो इसके लिए किन किन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है, तो जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लाइक क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव लाइक CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। और क्वालिटेटिव में मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सॉल्यूशंस, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, डायरेक्ट एक्शन, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशंस। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।